3 साल मैंने रेलवे स्टेशन पे संतरे बेचे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है करके, तो फिर मैं लगा कि भाई कुछ तो करना है। तो फिर ऑटो रिक्शा मैंने रेंट से लिया और ऑटो रिक्शा चलाना चालू किया। तो 1 साल रेंट से चलाया। उसके बाद फिर मम्मी ने कुछ गहने बेच के 12,000 रुपये मुझे दिए और फिर वहाँ से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। तो 2001 तक मैं ऑटो रिक्शा चलाता रहा। फिर से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की। तो आज हमारी कंपनी में 500 ट्रक है, 3,000 एम्प्लॉई है, 600 करोड़ के ऊपर हमारा टर्नओवर हो चुका है। अभी हम लोग 1,000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहे हैं और पैन इंडिया हमारे ऑफिसेस है। उसके बाद रेल चला रहे हैं, कंटेनर चला रहे हैं। उसके अलावा हमारे नेशनल हाईवेज के साथ कुछ 500 करोड़ के टोल है। तो ऐसे काफ़ी सारे अभी हमने काम को एक्सपांड कर दिया है। नाजरीन, आज हम एक उस शख्स के रूबरू हैं जिसकी स्टोरी एक इंस्पिरेशन है और ना ही कश्मीर के जवानों के लिए, बेरोज़गार पढ़े लिखे जवानों के लिए, बट सारी कंट्री के नौजवानों के लिए जो इस तलाश में रहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारें। हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये प्यारे ज़िया खान साहब हैं। प्यारे ज़िया खान साहब के बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दूं। ये एक ज़माने में रेलवे के पटरी, जो उनका छोटे छोटे स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर संतरे बेचा करते थे। जी हाँ, नागपुर में बिलोंग करते हैं, नागपुर से। और वहीं नागपुर को तो वो तो फेमस है ही संतरों के लिए, बट वहाँ के संतरे ये वो पटरी पे बेचते थे। और इन्होंने ऑटो भी चलाया है और उस ऑटो को भी लोन पे लिया था। फिर उसको लोन को कैसे चुकता किया वो ये खुद सुनाएंगे अपनी ज़बानी। और एक ज़माने में इनको लोन से भी इनकार किया जाता था। बाद में एक लोन इनको मिला बैंक से 11 लाख रुपए का। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और आज वही बंदा अराउंड 600 करोड़ कंपनी का मालिक है। इनके अंडर तकरीबन 3,000 जवान काम करते हैं थ्रू आउट इंडिया, और इंडिया से बाहर भी इनके ऑफिसेस हैं लाइक नेपाल, भूटान। और आज यही प्यारे ज़िया खान साहब चेयरमैन हैं अश्मी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और साथ में इनको एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्ट जो है चेयरमैन हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट, और साथ में नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के ये मेंबर भी हैं। आपको बिना इंतज़ार कराए मैं मिलाता हूँ प्यारे ज़िया खान साहब से। ज़िया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर बुलाने के लिए मेरे को, और कश्मीर डिस्पैच के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, हमारे सारे नाजरीन के लिए आप अपनी स्टोरी थोड़ी सी, मुझे पता है ये एक लंबी स्टोरी है, मुख्तसर भी नहीं कर सकते उतना, थोड़ा सा आप अपनी ज़बानी बता दीजिए। आप क्या करते थे, कहाँ से स्टार्ट किया आपने? देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं नागपुर से रहने वाला हूँ। मेरा जन्म नागपुर में ही हुआ। और मुस्लिम में ऐसा होता है कि भाई ज़्यादा उस समय हमारे यहाँ पढ़ लिखते नहीं थे। तो मम्मी डैडी बोले कि भाई बस हो गया, 10वीं क्लास तक मैं 10वीं फेल था मैं। तो बोले नहीं, अब कुछ काम करो, घर पे पैसे कमाने की, पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो उस समय फिर 92 में फिर कुछ हुनर तो था नहीं, तो क्या करते, तो बोले फिर ढूंढा। तो कुछ दोस्त लोग रेलवे स्टेशन पे संतरे बेचने जाते थे, तो मैं भी उस समय उनके साथ चला गया। तो फिर 92 से मेरा एक ऐसा लाइफ का शुरुआत हुआ। तो वो 3 साल मैंने रेलवे स्टेशन पे संतरे बेचे। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये काम ठीक नहीं है करके, तो फिर हुनर तो कोई था नहीं। तो इजी हम लोग क्या होता है हमारे समाज में कि हम कोई भी इजी जॉब जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो पैसा ज़्यादा आना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। तो उस समय लगा कि भाई कुछ तो करना है। तो फिर ऑटो रिक्शा मैंने रेंट से लिया और ऑटो रिक्शा चलाना चालू किया। तो 1 साल रेंट से चलाया। उसके बाद फिर मम्मी ने कुछ गहने बेच के 12,000 रुपये मुझे दिए और फिर वहाँ से मेरा लाइफ स्टार्ट हुआ। तो 2001 तक मैं ऑटो रिक्शा चलाता रहा। 2001 के बाद ऐसा हुआ कि फिर मन में आया कि नहीं, कुछ ना कुछ बड़ा करना है। अब बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए पैसे लगते हैं, बड़ा करना चाहिए। तो फिर एक रिश्तेदार के पास गया मैं, हमारे एक थे, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ पैसा दो, कुछ कारोबार करना। तो उन्होंने कहा, वो भी खुद गरीब थे,
तो उन्होंने कहा कि घर के पेपर वगैरह अगर हो तो मैं गिरवी रख के कहीं से पैसा दिला देता। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक, फिर मैंने इस पर फोकस किया कि पैसा कहाँ से आता है। तो एक व्यक्ति ने बताया कि भाई पैसा आपको सिर्फ बैंक ही दे सकती है। तो मैं तकरीबन 3 साल तक बैंकों के चक्कर मारा कि अभी पैसा कैसा मिलता है। मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और हर बैंकों में 10-10, 20-20 चक्कर लगाए। तो और धीरे धीरे जो बैंक की रिक्वायरमेंट थी तो वो मैंने पेपर बनाने शुरू किए। तो 3 साल बाद मेरे को एक सफलता मिली और मुझे एक ING वैश्य बैंक के मैनेजर थे मिस्टर भूषण बैस करके, उन्होंने पहला लोन 11 लाख रुपए का दिया। तो वहाँ से मेरे लाइफ की शुरुआत हुई। वो भी हिचकिचाए होंगे कि इनके पास कोलेटरल है नहीं। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने क्या था कि एक तो मेरा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये था कि मैं स्लम एरिया में रहता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था। तो वो जब लोन देने के पहले आए तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरे जुनून और मेरी ज़िद को देख के उनको लगा कि नहीं ये बंदा ईमानदार है, इसको लोन देना चाहिए। तो उन्होंने मुझे लोन देते समय कहा कि भाई ठीक है, अभी ये डूब गया तो मेरी नौकरी चला जाए, लेकिन तुम 3 साल से मेरे पास आ रहे हो, तो मैं ये सोच के लोन दे रहा था। तो वहाँ से मेरी लाइफ की शुरुआत हुई। तो जब मैंने 11 लाख का लोन मिला तो पहली गाड़ी खरीदी और वो भी गाड़ी का एक्सीडेंट 6 महीने में एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे में एक चीज़ थी, यानी कि मैं जल्दी से हिम्मत नहीं हारता था और किसी भी चीज़ को, मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं, किसी से दुश्मनी निकालना है तो उसको ट्रक दिला दो। तो मेरे दिमाग में था कि उस बंदे ने मुझ पर विश्वास किया है तो उसका मैं नाम ख़राब नहीं होने दूंगा। तो वो गाड़ी को लाया, वापस से बनाया, फिर से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की। तो आज हमारी कंपनी में 500 ट्रक है, 3000 एम्प्लॉई है, 600 करोड़ के ऊपर हमारा टर्नओवर हो चुका है। अभी हम लोग 1000 करोड़ का टर्नओवर करने जा रहे हैं और पैन इंडिया हमारे ऑफिसेस है। उसके बाद रेल चला रहे हैं, कंटेनर चला रहे हैं, उसके अलावा हमारे नेशनल हाईवेज के साथ कुछ 500 करोड़ के टोल है। तो ऐसे काफ़ी सारे अभी हमने काम को एक्सपांड कर दिया है। जी, मुझे बताएं कि इस सारे जर्नी में आप बहुत सारे जो है अनुभव हुए होंगे, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हुई होंगी। क्या अभी आपको कभी लगा कि बस हो गया, मैंने जो अचीव करना था वो कर दिया, और उस झुग्गी झोंपड़ी से लेके आप थोड़ा सा ऊपर आ गए, फिर आपने छोड़ने का सोचा? देखिए, बहुत सारे बात क्या आदमी सेल्फिश हो जाता है जब वो खुद के बारे में सोच। कई बार ऐसे विचार बहुत सारे लोग ये देते हैं, अरे भाई आपके पास इतना पैसा आ गया, आपकी साथ पुश्ते बैठ के खा सकती है, आप फॉरेन शिफ्ट हो जाओ, इतना पैसा हो गया। तो मैंने बोला नहीं, ये तो आज ये कंपनी मेरा नहीं रहा, वो उन हज़ारों परिवारों का हो गया। तो हमको क्या सेल्फिश नहीं होना और सबके बारे में सोचना है और देश हित में भी सोचना है कि अगर आप जितना बड़ा कारोबार करते हैं तो देश के लोगों को भी कुछ ना कुछ उसमें देते। तो इसलिए मेरी सोच है कि ये हम जितना भी हमारा टारगेट, इसको 10,000 करोड़ के ऊपर का तो अभी हमने टारगेट रखा है। और अभी हमने एक 3,500 करोड़ का काम भी लिया है, सिंगल वर्क ऑर्डर अभी 3,500 का लिया है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताऊं, जब रिसेंटली कोविड का जो पेंडेमिक आया पूरे वर्ल्ड में, तो सारे तरफ से हाहाकार मची थी। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हुआ करता था हॉस्पिटल्स में और लोग तरसते थे कि किसी तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर मिले, और बहुत सारी सफरिंग्स को लोगों ने देखा इस कोविड की वजह से। खान साहब इसी पेंडेमिक में इन्होंने अपना दूसरा एक रुख पर्सनालिटी का दिखाया फिलैंथ्रोपी में। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का ऑक्सीजन इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया लोगों को, नीडी लोगों को, और उस चीज़ के लिए इनको खिताब मिला ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया। तो उस बारे में खान साहब, उस समय क्या था कि मैं टीवी और अखबारों में देख रहा था कि भाई क्या, तो लोग काफ़ी मर रहे थे। तो उस समय अचानक ध्यान है, लॉस तो हमारा भी बिज़नेस का बहुत हुआ था उस समय, कम से कम तकरीबन 10 करोड़ के ऊपर का तो वैसे ही लॉस हुआ था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, लॉस तो वैसे भी हो रहा है। तो मैंने अपने ऑफिस में एक मीटिंग अरेंज करवाई तुरंत कि भाई हम इसके लिए क्या कर सकते, क्योंकि उसमें देख रहा था कि लॉजिस्टिक पूरी तरह से फेल था, क्योंकि गवर्नमेंट को लॉजिस्टिक करना नहीं आता ना, गवर्नमेंट का काम है गवर्नमेंट चलाना, लॉजिस्टिक चलाना उनका काम नहीं। तो उसमें मैंने देखा कि हम इसमें क्या कर सकते। तो उस समय मैंने ऑक्सीजन ढूंढना चालू किया, ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन को लाने के लिए वो टैंकर, जो क्रायोजेनिक टैंकर थे, वो नहीं मिल पा रहे थे। तो फिर उस समय मैंने सोचा, तो उस समय हमने खुद का पर्सनल पैसा, जो टैंकर 50,000 रुपये में आता था, उसको हमने 14 लाख रुपए दे के लेके आए, क्योंकि लोग काफ़ी मर रहे थे। तो मैंने पहला टैंकर जैसी
नागपुर में जीएमसी में लेके आया, तो वैसे ही मुझे गडकरी साहब के यहाँ जो फ़ोन आया कि भैया आपने कैसा अरेंज किया करके। तो मैंने बताया साहब मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट तो उसको 50,000 में परचेस कर रही थी, मतलब अगर 50,000 के चक्कर में रहता मैं तो काफ़ी लोगों के जाने चली जाती। तो मैंने अपना खुद का पैसा दे के ये लेके आया। तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर, कमिश्नर, इनको सबको एक मीटिंग लिया म्यूनिसिपल कमिश्नर की, और बोले कि लॉजिस्टिक जो भी है पूरा ये हैंडल करेगा पूरा। तो कलेक्टर ऑफिस मेरे अंडर था। ऐसे करते करते मैंने 19 टैंकर लाए, खुद का हमने 1.5 करोड़ रुपए दिया, क्योंकि गवर्नमेंट को अप्रूव आने में कलेक्टर को बहुत टाइम लगता है। तो उस समय काफ़ी लोग मर जाते थे। तो फिर हमने वहाँ पे अपने पैसे से ऑक्सीजन दिया, और हमने कलेक्टर साहब से पैसा भी नहीं दिया। तो पहले नागपुर को कवर किया, फिर विदर्भ, फिर हमने छत्तीसगढ़ को दिया, उसके बाद मध्य प्रदेश को दिया, उसके बाद राजस्थान को दिया, गोवा को दिया, और काफ़ी जगह दिया, दिल्ली को भी दिया। तो उसके बाद मेरे को गडकरी साहब ने ट्रेन, एक फ़्लाइट भी फ्री में दे दी थी, IL-76 करके था, कि आप इसको इंडिया में कहीं पे भी ऑक्सीजन देना है तो वो फ्लाइट के अंदर टैंकर भर के उस फ्लाइट से जाते थे। तो ऐसा करा तो वो एक अच्छा ही काम था। इन सारी चीज़ों को लेके IIM अहमदाबाद ने भी खान साहब को अप्रिशिएट किया, उसके बारे में? देखिए, मेरा तो एजुकेशन नहीं था, मेरे को IIM अहमदाबाद से एक बार फ़ोन आया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है वैसे? वैसा मैं मैट्रिक फेल था। मैट्रिक पास तो अभी मेरी बेटी और मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम एक साथ दे रहे थे। तो IIM अहमदाबाद से मेरे को फ़ोन आया कि भाई आपके बिज़नेस में हमको क्या स्टडी करनी है। तो मैं तो पहले जब फ़ोन आया बोला IIM क्या होता है? तो बोला IIM एक ऐसा इंस्टीट्यूट है इंडिया का कि जहाँ पे इंडिया का हर बच्चा उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहता। तो मैंने उनको मना कर दिया। वो फ़ोन मेरे को अप्रैल में आया था, तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैं भाई अपने बिज़नेस में बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उसके बाद आनंद महिंद्रा जी की एक टीम आई, उन्होंने बोला कि आपका बिज़नेस पे डाउट है करके, क्योंकि ये आपका फैमिलियर बिज़नेस नहीं है, आपके फैमिली में से कोई था नहीं इस बिज़नेस में, और ये खुद का आपने खड़ा किया है, तो ये IIM को डाउट है कि भाई इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है करके, या किसी मिनिस्टर का पैसा लगा। तो फिर मेरा एक दोस्त है वसीम शेख करके, उसने बोला कि आपको जाना चाहिए। तो मैं IIM अहमदाबाद गया, वहाँ पे मेरा एजुकेशन इतना नहीं था, बहुत हाई फाई लोग, पूरा अमेरिका से लोग आए थे वहाँ पे। तो ऐसे 1350 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ। तो एक केस स्टडी बन रहा था वो बिजनेसमैन पे, तो इसलिए मुझे भी बुलाया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, और वो सारे लोगों ने PPT बना के लाया था, लैपटॉप बड़े बड़े, ये वो सब। तो मतलब ये सब मेरे बस की बात। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपने अपना बिज़नेस जैसा किया तो वैसा बता दो करके, जैसा आपने किया हमको डाउट लगा तो हम आपको पकड़ लेंगे। तो 18 जजेस थे, वो मेरे से अलग अलग क्वेश्चन करते थे। तो मैंने बोला भाई आप रात के 2 बजे भी मुझसे पूछोगे तो जो मैंने किया वही बताऊंगा आपको। तो अलग अलग पूछते थे, तो अलग अलग क्वेश्चन किए। जैसे एक क्वेश्चन किया था उन्होंने कि भाई सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो मैंने उनको बोला कि सबसे बड़ा चैलेंज ही कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सोच लिया कि ये काम मेरे से छोटा है तो मैं इसको कर लूँगा। इंसान फेल कहाँ होता है कि जब वो अपने से कोई काम को बड़ा समझ लेता तब वो फेल होता। तो मैंने ऐसे बहुत सारे चैलेंजिंग जब भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में की। तो अब मुझे तो लगा कि भाई ऐसा बोला। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने शॉर्टलिस्ट करना चालू किया तो वो 1349 में से टॉप 20 को निकाला उन्होंने। तो वो टॉप 20 में मैं था। टॉप 20 में से टॉप 6 को निकाला, तो टॉप 6 में भी मैं था। तो टॉप 6 में से टॉप 4 को निकाला, उस पर भी मैं था, और वो टॉप 4 का विनर मैं हूँ। ओह ग्रेट, मुबारक। मुझे बताएं, इसी कंपनी में जो आपने कंपनी उसकी जो दागबेल डाली, इसमें कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आज? इसमें अकाउंट की टीम तो कम से कम होगी 20 लोगों की। 20 लोगों की। तो खान साहब मुझे एक चीज़ बताएं कि कश्मीर के साथ कैसा आपको फील होता है? यानी यहाँ आप पहली दफ़ा आए हैं, कितनी दफ़ा आए हैं इससे पहले, और अगर आए हैं इससे पहले तो आज क्या चेंज लग रही है आपको? देखिए, मैं इससे पहले भी आया, पहले के कश्मीर में और आज के कश्मीर में बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है, और कश्मीर अभी बदल रहा है, और पूरे भारतवासियों की कश्मीर से एक बहुत एक लगाव है, और हर भारतवासी, हर इंडियंस चाहता है कि वो एक बार कश्मीर आए। और मैं जब पहले कश्मीर आया था और आज आया, तो पहले और आज में फ़र्क ये देख रहा हूँ कि पहले कश्मीर एकदम बंद था, यानी कि रहता, आज सारा कश्मीर खुला है। तो मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी बोलना चाहूँगा कि अभी कश्मीर में ऐसा कोई डर नहीं है, और कश्मीर अभी बहुत स्पीड से डेवलप हो रहा है, जो मैं देख रहा हूँ।
आपकी कोई अपनी ज़ाती है इंटरेस्ट कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हमने एक टारगेट रखा कि हम यहाँ कम से कम शुरुआत 100 करोड़ रुपए से हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग वेयर हाउसिंग का सोच रहे हैं, कलर कोटेड का सोच रहे हैं, और भी यहाँ वेयर हाउसिंग करके कि हम लोग जैसा इधर आगे तुम्हारा लेह लद्दाख, कारगिल, तो यहाँ से पहले हम लोग काम पहले भी करते थे, लेकिन हम लोग जम्मू से करते थे। अब क्या कश्मीर अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि कश्मीर से काम करें। ठीक है। और एक खान साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो जो एक कहीं ना कहीं एक फीलिंग है मुसलमानों के अंदर पूरे कंट्री में कि हमको जी, जो मेजॉरिटी है उसमें, कि हमको जी क्लास सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता है, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, या क्या ये इसमें कोई आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? बिल्कुल, ये आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा, ये बिल्कुल गलत है। आपको किसी ने रोका नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि मुस्लिम का सबसे बड़ा दुश्मन ही मुस्लिम है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, मुस्लिम में वो कैपेसिटी है, एक दिन सबसे बड़ा देश का जो टैक्स पेयर होगा वो मुस्लिम होगा, क्योंकि मुस्लिम नौकरी करने में बिलीव नहीं करता, वो हुजूर की सुन्नत पे, हाँ, वो बिज़नेस करने में ये करता। लेकिन उसको सही ढंग से अगर फाइनेंशियल समझ आ गई तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। जब तक आप जाओगे नहीं, और हमारे देश में ऐसा कहीं नहीं है, बैंकों में कहीं नहीं, जहाँ सलम एरिया में 10,000 का लोन के लिए मेरे को लोग बोलते थे, आज वहाँ 300-400 करोड़ रुपए मुझे मिला है। मेरे पास उसके एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है। मेरे को बैंकों ने 400 करोड़ रुपए लोन दिया, और आज बैंकें मेरे आगे पीछे हमारे बैठी रहती है कि भाई आपको कितना लोन चाहिए। तो आपको उस लेवल को जाना पड़ेगा। ऐसा कोई किसी ने आपको आगे बढ़ने से रोका नहीं है। उस हिसाब से कि स्काई इज़ द लिमिट, सिर्फ आपके अंदर एक चाह होनी चाहिए, एक विल होनी चाहिए। कश्मीरी जो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आशाएं हैं, और जो एस्पिरेशंस हैं, आसमान को छूना चाहते हैं, पर मसला ये है कि एवेन्यूज़ नहीं है, और उस चीज़ से जो है उनके अंदर ये हमेशा खौफ रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है प्राइवेट सेक्टर में। इसीलिए हमेशा वो गवर्नमेंट सेक्टर के पीछे पड़े हैं, हमेशा गवर्नमेंट जॉब्स की तलाश में रहते हैं, और जहाँ भी कहीं फॉर्म निकला वो फॉर्म भरते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी उसी फॉर्म भरने और निकलने और नेक्स्ट एग्ज़ाम के चक्कर में वेट करते करते उनकी वो ओवर एज हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, मेरे यहाँ 1 लाख से लेके 30 लाख पैकेज तक बंदा काम करता है। मेरे यहाँ एक बंदा मिस्टर फरहद कादिर करके, जो टाटा स्टील, आप जानते हो टाटा स्टील इंडिया का कितना बड़ा कंपनी, टाटा स्टील छोड़ के वो हमारी कंपनी को ज्वाइन किए। आरपीजी ग्रुप से मेरे यहाँ लोग आए हैं, काफ़ी बड़े बड़े टीसीआई से लोग आए, इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स से लोग आए। तो बड़े बड़े, आपको ये बिल्कुल दिमाग से निकालना चाहिए कि छोटी कंपनी में फैसिलिटीज़ कम है और पैसा कम है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। देश में नौकरी की कमी नहीं है, नौकरी बहुत है। हम नौकरी करने में और डिसाइड करने में इतना समय निकाल देते हैं कि हम लोग, हमारी एज निकल जाती है। तो ये आपको फटाक से, जो देखिए आगे बढ़ने के लिए क्या है कि आपको डिसीजन फास्ट लेना है और रिस्क लेना है। ये नौकरी अगर ख़राब रही तो आप दूसरी ढूंढ सकते हो, लेकिन आप शुरू ही नहीं करते वो गवर्नमेंट नौकरी के चक्कर में। आपको एक थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछूंगा। आप बिज़नेस वर्ल्ड में अब ज्वाइन हो गए हैं, आप अप्रिसिएशंस IIM से मिल रही हैं, क्या आपको वो पुराने दिन याद आते हैं कभी, वो संतरे बेचना और ऑटो रिक्शा चलाना? देखिए, आज भी मेरे साथ ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो आज भी मेरे दोस्त हैं, और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ बात करने से बहुत बहुत आनंद मिला, और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। हमें ये भी उम्मीद है कि पूरे कश्मीरी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो आपको एज एन इंस्पिरेशन लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।